जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सितंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हम देखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग हमेशा की तरह देखेंगे, डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर का जो वन हेल्थ मिशन है उसी के अंतर्गत विषाणु युद्ध अभ्यास यानी वायरस वॉर एक्सरसाइज का एक मॉक ड्रिल कंडक्ट कराया गया किस राज्य में, ताकि हम किसी भी महामारी या पेंडेमिक के लिए तैयार हो सकें, जैसे कि कोविड-19 आया था हाल फिलहाल में। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वास्थ्य मिशन के तहत महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए किस राज्य में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित की गई, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान के अजमेर में इस तरह का विषाणु युद्ध अभ्यास, जिसे हम वायरस वॉर एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, उसका एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था कि अगर मान लीजिए किसी कभी भी किसी भी कारण कोई बड़ी महामारी आ जाती है कोविड-19 की तरह, तो उससे किस तरह से हम डील करेंगे, कैसे उसका रोकथाम कर पाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी के लिए एक वॉर एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अजमेर में किया गया था, राजस्थान के अजमेर में, और ये राष्ट्रीय स्तर का जो वन हेल्थ मिशन है उसी के तहत इसे किया गया था। अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, जिसे हम कानून एवं न्याय मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उन्होंने कौन से नंबर का लॉ कमीशन यानी विधि आयोग की स्थापना की है, जिसका जो कार्य करने का समय होगा, समयावधि होगा, वो होगी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, यानी 3 सालों के लिए एक लॉ कमीशन का गठन किया गया है, एक विधि आयोग का गठन किया गया है। आपको ये बताना है कि कौन से नंबर का वो लॉ कमीशन है, 21वां, 22वां, 23वां या फिर 24वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वां लॉ कमीशन या फिर 23वां विधि आयोग का गठन कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल फिलहाल में किया है, जो कार्य करेगी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। 3 सालों के लिए इसका गठन किया गया है। अभी इसके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स की नियुक्ति होना बाकी है, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया ये है कि एक इनके चेयरपर्सन के साथ 4 इनके मेंबर होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे 3 सालों के लिए, सचिव होंगे लीगल अफेयर्स के और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? लीगल अफेयर और लेजिस्लेटिव, जो भी कानून से जुड़े हुए संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं, मामलों से जुड़े हुए उसके जो सचिव हैं, वो अपने आप इस आयोग के, विधि आयोग के, लॉ कमीशन के अपने आप मेंबर बन जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर, पदेन सदस्य हो जाएंगे, और 5 और पार्ट टाइम मेंबर्स भी इनको दिए जाएंगे। तो 4 जो है वो पूरे 3 सालों के लिए फुल टाइम मेंबर होंगे, और 5 जो है वो पार्ट टाइम के लिए होंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी बीच बीच में वो अपना सहयोग या कार्य देते रहेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से देश का दौरा करने के बाद उस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि उनसे पहले उस देश में कोई भी भारत के प्रधानमंत्री अभी तक वहाँ पर नहीं गए थे। वो देश कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी है, किरीबाती है, ब्रुनई है या फिर टोंगा है। तो मैप में भी आप देख सकते हैं, ये देश है बोर्नियो के द्वीप पर, बोर्नियो आइलैंड पर बसा हुआ ब्रुनई। और ब्रुनई का जो कैपिटल है वो आपको ध्यान रखना है, वो है बंदर सेरी बेगावन। ये है बंदर सेरी बेगावन, उसका कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। और साउथ चाइना सी के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका 2 ही बॉर्डर है। अगर उत्तर में देखेंगे ब्रुनई के तो साउथ चाइना सी है, और अगर नीचे आप बाकी 3 हिस्से में देखेंगे तो मलेशिया से घिरा हुआ है, बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप का जो 2/3 हिस्सा है, 66% तक का जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया का है। उसके बाद 1/3 के आसपास का जो हिस्सा है वो मलेशिया का है, और मात्र 1% जो हिस्सा है, 1 से 2%, वो ब्रुनई के पास में है। तो भारत के प्रधानमंत्री उस दौरे पे गए थे, किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री हो गए, ये तो आपको याद रखना ही है। उसका उत्तर ब्रुनई है। साथ ही साथ भारत और ब्रुनई के 40 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे हो चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2 स्टेटमेंट का अगर सवाल आता है वो आपसे 25, 50, 75 इस तरीके के 3 जो हैं वो ऑप्शन दे सकते हैं। आपको उन तीनों ही ऑप्शन में नहीं फंसना है। भारत और ब्रुनई के बीच में 40 सालों का डिप्लोमेटिक रिलेशन वो पूरा हो चुका है, यानी 40 साल का राजनयिक संबंध भारत और ब्रुनई के बीच में पूरा हो चुका है। और वही एक उपलक्ष्य भी था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहाँ पर गए थे।
तो उस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हो गए, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 40 सालों का राजनयिक संबंध भारत और ब्रुनेई के बीच में पूरा हो गया, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य 11 नवंबर से शुरू होने वाले वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, यानी जो हॉकी से संबंधित है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी मेजबानी करेगा? वो राज्य कौन सा है? यानी 11 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर आप फिगर देख के, इमेज देख के समझ चुके होंगे, वो है बिहार। नीतीश कुमार जी आपको दिख रहे हैं हॉकी के प्लेयर्स के साथ में। तो बिहार जो है वो होने वाले 11 नवंबर से वुमेन एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तो बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने राजगीर हॉकी स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, राजगीर हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। यही जो है वो 11 नवंबर से यहीं पर वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पर बनाने जा रही है? यूपी में। यानी यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D म्यूजियम बनाएगी? इमेज से आप देख चुके होंगे, ये वाराणसी के घाट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D म्यूजियम बनाएगी। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन, देखिए क्यों आप लोगों को ये बोलते हैं कि सिर्फ वन लाइनर मैगजीन पढ़ने से आपका काम नहीं हो सकता है। अगर आप सिर्फ वन लाइनर के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको इतना पता चल गया कि वाराणसी में वैदिक 3D म्यूजियम का उद्घाटन होना है। लेकिन अगर उसमें डिटेल में अगले लाइन में ये पूछ दिया 3-4 यूनिवर्सिटीज़ या कोई खास जगह का नाम देके, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें BHU भी ऑप्शन होगा। तो वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसी में इस वैदिक 3D म्यूजियम का उद्घाटन होना है। ये डिटेलिंग आप लोगों को इसीलिए सॉल्यूशन पढ़ने के लिए मेरी हिदायत रहती है। इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए, इस अत्याधुनिक संग्रहालय में आपको भारतीय ज्योतिषी से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, खगोल विज्ञान जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और जो अपना वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर है, सारे जो भी वैदिक अपने लिटरेचर हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये सब भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है आर्म्ड फोर्सेस का, कौन से शहर में, आपको ये बताना है। हाल ही में सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर का अभी तक का है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देहरादून, मेरठ, लखनऊ और श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लखनऊ। लखनऊ में पहला जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ है सशस्त्र बलों का, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 से 5 सितंबर को यह आयोजित किया गया था, लखनऊ में संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था। कौन से दिन हर साल हम लोग इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं? यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 सितंबर को हर साल, 8 सितंबर को हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है, सितंबर का न्यूज़ है। अगले महीने आप लोगों का यूपीपीसीएस का प्री है, यूपीपीसीएस का प्री अक्टूबर में है, दिसंबर में आरओ का है और नवंबर में बीपीएससी का है। तो जाहिर सी बात है सितंबर तक का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इन तीनों ही के एग्ज़ाम के लिए। तो थीम जो है, जो विषय रखा गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का, वो है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, यानी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। ये है थीम इस साल के इंटरनेशनल लिटरेसी डे का। अभी हाल ही में कौन से ऐसे भारतीय हैं जो पहले भारतीय बन चुके हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बनने वाले? यानी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, आपको ये बताना है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, पीटी उषा जी, शिव केशवन जी या फिर रणधीर सिंह जी। तो ये इमेज में जिनको आप देख रहे हैं वो हैं रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई पहले ऐसे इंसान भारतीय हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं, और वो पद है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो जैसे एक भारत के स्तर पे ओलंपिक का एक काउंसिल एसोसिएशन है, फिर एक एशिया के स्तर पर है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ये पहले भारतीय हैं जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया पे पहुंचे हैं। अब इसमें आपको एक डिटेल बस इतना सा देख लेना है
कि रणधीर सिंह जी जो हैं वो ओसीए यानी कि ओलंपिक का, ये जो ओलंपिक काउंसिल है एशिया का, इसके अध्यक्ष पद के लिए ये एकमात्र योग्य उम्मीदवार के रूप में उभरे और इन्हें जो है वो सर्वसम्मति से चुना गया है, यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये स्टेटमेंट भी आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आ जाए, क्योंकि अब एक से अधिक स्टेटमेंट के सवाल आ रहे हैं। और आखिरी सवाल जो अपने इस पहले पार्ट का वो ये है कि हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति हैं टेबोने, जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं और 95% तक उनको वोट मिला है। तो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई है राष्ट्रपति टेबोने ने। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये अल्जेरिया के हैं, नाइजर के हैं, इजिप्ट के हैं या माली के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जेरिया ए। देखिए, आपको ध्यान ये रखना है कि अल्जेरिया जो है, अल्जेरिया वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। तो पूरी दुनिया में जब अल्जीरिया की बात होती है तो वो 10वें नंबर पर आता है, और जब अफ्रीका में बात आती है तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर दूसरा सबसे बड़े देश की बात किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। अल्जीरिया का जो कैपिटल है वो है अल्जियर्स। मैप में आप लोग ज़रूर देखिएगा, अफ्रीका का मैप हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें आप एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा आज, तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी अगल बगल के देशों से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है। फिर हम लोग अभी सितंबर का 1-2 दिन बाद फिर से देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी अप्रैल का करंट अफेयर्स 1-2 दिनों में कंप्लीट करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। अप्रैल का हमें देखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके बाद हम लोग मार्च, फरवरी और जनवरी पीछे की तरफ जाएंगे तेज़ी से। तो अगले 10 दिनों में पूरी कोशिश है कि आप लोगों का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा जनवरी तक का, और उसके बाद वो 90% करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को हम लोग देखेंगे, वरना हमारा मैक्सिमम फोकस जनवरी से सितंबर तक रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।